हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की प्रेजेंटेशन है फ्लावर्स इन द एटिक। ये एक साइको हॉरर फिल्म है जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम 4 बच्चे को देखते हैं, क्रिस, कैथी और 2 ट्विंस, कैरी और कॉरी, और उनके पेरेंट्स क्रिस्टोफर और कॉरिन, जो हैप्पीली अपने बच्चों के साथ पेंसिल्वेनिया में रहते हैं। कमाई का जरिया केवल क्रिस्टोफर होते हैं। छोटा मोटा बिजनेस करके वो अपनी फैमिली की देखभाल करते हैं। जब भी क्रिस्टोफर अपने बिजनेस ट्रिप से घर लौटते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें अक्सर सरप्राइज दिया करते हैं। क्रिस्टोफर की फैमिली हैप्पी फैमिली होती है। आफ्टर बिजनेस ट्रिप्स, कैथी के फादर कैथी के लिए एक गिफ्ट, ज्वेलरी बॉक्स विद डांसिंग गर्ल और साथ ही साथ एक फिंगर रिंग भी देते हैं, जिसे देखकर कैथी बहुत खुश होती है। पर कोरिन थोड़ा जेलस। कुछ दिन बाद कोरिन और उसके बच्चे मिलकर क्रिस्टोफर के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। तभी 2 पुलिस ऑफिसर कोरिन को इन्फॉर्म करते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर क्रिस्टोफर की डेथ हो गई है। कोरिन पूरा टूट गई थी। बच्चे भी निराश हो गए थे। फैमिली पूरा तबाह हो जाता है। कोई और सोर्स ऑफ इनकम ना होने के कारण कोरिन भारी कर्ज में डूब जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, पर कोरिन के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण आफ्टर 4 मंथ्स वो अपने वेल्दी पेरेंट्स के घर वर्जीनिया रिटर्न जाती है। और जाते समय बस में कोरिन अपने बच्चे को बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, इसलिए उसने अपना लास्ट नेम भी चेंज कर लिया था। इसी कारण कोरिन प्लान करती है कि वो अपने फादर के लव को फिर से पाएगी और अपने बच्चे के ड्रीम्स को पूरा कर सकेगी। पर कैथी बताती है, मुझे मेरे ग्रैंडफादर के वेल्थ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा पुराना घर चाहिए, अपने फादर के ओल्ड मेमोरीज के साथ। कोरिन के पेरेंट्स का एक बड़ा बंगलो होता है जिसका नाम फॉक्सवर्थ हॉल था। कोरिन अपने बच्चों के साथ फॉक्सवर्थ हॉल पहुंचते ही गार्ड गेट खोलते हैं, पर एक भी बातें नहीं करते। कोरिन की मॉम क्लैट्रोफोबिक और कोल्ड हार्टेड लेडी ओलिविया थी, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को 3rd फ्लोर में एक एटिक में ले जाती है। अगले दिन ओलिविया अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को रूल्स के लिस्ट देते हुए कहती है, उन्हें हमेशा के लिए एटिक में ही रहना पड़ेगा। एटिक यानी कि अटारी। आगे कोरिन बताती है कि उसके फादर मैल्कम ने उसकी शादी क्रिस्टोफर के साथ एक्सेप्ट नहीं किए थे। एक्चुअली क्रिस्टोफर कोरिन के फादर के यंग सौतेले भाई थे, जिसके कारण क्रिस्टोफर को उसके जमीन जायदाद से भी बेदखल कर दिया गया था। कोरिन अपने बच्चों से प्रॉमिस करती है कि वो अपने फादर से माफी मांगकर उन्हें मना लेगी, और एक बार मैल्कम कोरिन को माफ कर दे, वो बच्चे को अपने फादर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए सब एक साथ फॉक्सवर्थ हॉल में हैप्पीली रहेंगे। ओलिविया चारों बच्चों को 2 बेड देती है। एक बेड पर 2 लड़के सोएंगे और दूसरे बेड पर दोनों लड़कियां। आगे ओलिविया बच्चों को डांटते हुए कहती है, कोरिन ने जो गलतियां की थी वो जस्ट प्रायश्चित करने के लिए आई है। तुम लोगों को यहाँ मेरे कायदे कानून के साथ रहना होगा। कोई भी चिल्लाए ओलिविया को पसंद नहीं था, और वो नहीं चाहती थी कि मैल्कम को कोरिन के बच्चे के बारे में पता चले। आगे ओलिविया बच्चे को कुछ खाने के लिए देती है और उन्हें वार्न करते हुए कहती है कि तुम्हारे हर एक हरकत को गार्ड देख रहे हैं, इसलिए तुम लोग कोई भी गलतियां नहीं करना। इधर हम देखते हैं कि कोरिन 17 साल बाद अपने फादर मैल्कम से मिलने जाती है। ओलिविया कोरिन के पीठ में 17 बार एक स्टिक से मारती है, क्योंकि वो 17 साल से क्रिस्टोफर के साथ रह रही थी और ये उसकी पनिशमेंट थी। इधर कैथी उसके फादर के दिए गए गिफ्ट से म्यूजिक सुनती है। तभी कोरिन अपने बच्चे को बहुत मिस करते हुए उनसे मिलने के लिए आती है। बच्चे अपनी मॉम को देखकर खुशी से फूले न समाते हैं, पर तभी बच्चे की आवाज सुनते हुए ओलिवर वहाँ पहुँचती है और कोरिन को उसके पीठ के दाग दिखाने के लिए कहती है, जिससे उसके बच्चे शांत रहे और कोई भी गलतियाँ ना करे। ओलिवर बच्चे को फूड और शेल्टर तो देती है, पर अच्छे व्यवहार के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्या ये ग्रैंडमदर थी या कोई चुड़ैल? कम से कम बच्चे के लिए तो प्यार होना चाहिए। आपकी ग्रैंडमदर कैसी है? प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। कोरिन भी अपने बच्चे को शांत रहते हुए अपने ग्रैंडमदर को रिस्पेक्ट करने के लिए कहती है, तब उनकी ग्रैंडमदर उन्हें पनिशमेंट नहीं देगी। आगे क्रिस अपने मॉम के दर्द को देखकर बहुत दुखी होता है और फिर उस दर्द पर मरहम लगाता है, लेकिन कुछ देर में ही कोरिन को बच्चे के रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। ग्रैंडमा बच्चे के रूम को बाहर से लॉक करके चली जाती है। बच्चे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। रात होते ही क्रिस और कैथी अपने ड्रेस चेंज करते हैं और अपनी ग्रैंडमा के बारे में कुछ बातें करते हुए दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। सुबह ग्रैंडमा वही पिकनिक बास्केट उन बच्चों के लिए लाती है, जिसमें सैंडविचेस, फ्राइड चिकन, मिल्क, जूस और 4 पाउडर शुगर कुकीज होते हैं। ग्रैंडमा के जाते ही क्रिस को एक हिडन दरवाजा मिलता है। क्रिस और कैथी उस हिडन दरवाजा से ऊपर चढ़ते हैं। वहाँ एक खुफिया रूम होता है जो कई सालों से बंद पड़ा था। क्रिस और कैथी मिलकर रूम को साफ करते हैं। इसी तरह कई महीने गुजर गए थे। वो अपने कुछ पुराने बातें भूल जाते हैं, पर अभी भी उनके ड्रीम्स ताजे होते हैं। आगे कैथी एक बड़े मिरर को देखती है और कुछ डांस के स्टेप्स करती है। एक्चुअली कैथी एक डांसर बनना चाहती है और क्रिस एक डॉक्टर, पर दोनों एक दूसरे को कंसोल करते हुए किस करते हैं। चारों मिलकर तो एक साथ रहते हैं, पर अपने फादर को बहुत मिस करते हैं। तभी बच्ची लड़की कैरी कहती है, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का मन करता है, आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, हम कब तक इसी रूम में पड़े रहेंगे? कैथी पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल जाने का मन नहीं करता?
करता है? नादान बच्ची कहती है। नहीं, क्रिस समझाते हुए कहता है, एक समय होता है, हम जन्म लेते हैं, हम चलना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, इसी तरह हमें पढ़ाई भी सीखना चाहिए। आगे क्रिस कहती है, दिस इज द टाइम टू सैक्रिफाइस। पता नहीं मॉम क्या करेगी। आगे हम देखते हैं कि कैथी बाथिंग टब में बाथ लेती है, पर क्रिस कैथी के बॉडी में बॉडी वॉश लगाता है। ये सिचुएशन थोड़ा अजीब होता है। फिर कैथी कपड़ा पहनते हुए दोनों एक बेड पर ही सो जाते हैं। ग्रैंडमा क्रिस और कैथी को एक ही बेड पर सोए हुए देखती है और दोनों को इंसल्ट करते हुए बहुत चिल्लाती है और फादर के दिए गए गिफ्ट को गिराकर तोड़ देती है। क्रिस और कैथी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इस मुसीबत से कब और कैसे निकल पाएंगे। आगे क्रिस और कैथी एक तरकीब लगाते हैं। दोनों मिलकर एक विंडो के रॉड को तोड़ देते हैं और विंडो से रस्सी नीचे फेंक कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पहले क्रिस रस्सी की हेल्प से नीचे उतरता है, पर वॉचमैन को कुछ डाउट होने के कारण वो अलार्म सिग्नल ऑन कर देता है, जिसकी वजह से डॉगी चिल्लाने लगते हैं। क्रिस फिर से रस्सी से ऊपर उठने की कोशिश करता है, पर बारिश होने के कारण रस्सी टूट जाती है और वो लैंप पोस्ट में झूलने लगता है। कैथी फिर से रस्सी नीचे फेंकती है। क्रिस बहुत कष्ट से अपने आप को बचा पाता है। आगे ग्रैंडमा के डर से क्रिस और कैथी दोनों अलग अलग सोते हैं, पर उनके बीच एक सॉफ्ट फीलिंग होती है। अगली सुबह ग्रैंडमा फिर से पिकनिक बास्केट बच्चों को दे जाती है। पहले कॉरिन अपने बच्चों से मिलने के लिए रेगुलर आती थी, पर वो अब इरेगुलर हो गई है। अगले दिन ही कॉरिन फिर से अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है। बच्चे अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होते हैं। कैथी गुस्से से अपनी मॉम से कहती है, यदि ऐसा चलता रहा तो जरूर मैं एक दिन भाग जाऊंगी। मॉम बहुत समझाती है। क्रिस और कैथी शांत हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैथी फिर से अपने बाथिंग टब में बाथ लेते हुए अपने ड्रीम एक डांसर बनने के बारे में सोच रही थी। तभी क्रिस उसके बाथरूम के बाहर से नॉक करते हुए कुछ ट्विंस के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसी समय ग्रैंडमा वहाँ पहुँचती है और उन्हें जोर से चिल्लाते हुए सिनर्स कहती है। क्रिस भी गुस्से से लाल होकर पूछता है, आप हमें सिनर्स क्यों कह रही हैं? हमने क्या किया है? आप एक सिनर हैं। आपने हमें एक एटिक में बंद करके रखा है। हम तो आपसे गुस्से से नहीं प्यार से बात करते हैं, पर क्या आप हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रही हैं? क्रिस बहुत डिस्टर्ब होता है। कैथी भी बहुत डरी हुई थी। बच्चे भी अपने हेल्थ से धीरे धीरे डिटोरिएट होते हैं, क्योंकि उन्हें ना कोई हवा मिलती है और ना ही धूप। अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए ग्रैंडमा कैथी के सुंदर बाल को काट देती है। ये उनका पनिशमेंट था। इधर कॉरिन के फादर कॉरिन को एक ब्यूटीफुल ड्रेस देते हैं। कॉरिन के फादर मैल्कम बुजुर्ग तो जरूर थे, पर उन्हें अपनी बेटी के मैरिड लाइफ यानी कि क्रिस्टोफर और उसके बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर कॉरी की हेल्थ धीरे धीरे और भी खराब होती है। कॉरी को तेज फीवर होने के कारण क्रिस उसे अपने हाथ काटकर ब्लड पिलाता है और फिर दोनों होमगार्ड से छिपते हुए नीचे आते हैं, जहाँ उन्हें उसकी मॉम की घड़ी मिलती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये ब्यूटीफुल रूम उसकी मॉम का ही है। आगे दोनों फिर से छिपते छिपाते एक और रूम में जाते हैं, जिस रूम में उनके ग्रैंडफादर सोए हुए थे। क्रिस और कैथी को लगता है कि बुढ़े की डेथ हो गई है, इसलिए उनके हार्ट बीट को चेक करते हैं, पर ग्रैंडफादर की आंखें खुलने के कारण वो दबोच कर दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर गार्ड उन्हें देखते ही क्रिस और कैथी उन्हें धक्का देकर अपने एथिक में चले जाते हैं। रूम में आते ही क्रिस और कैथी अपनी मॉम पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, हमारे लिए तो वेल्दी ग्रैंडफादर का घर ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्ज बन चुका है। इधर कॉरी पाउडर शुगर कुकीज खाकर खुश नहीं था। तभी उनकी मॉम कॉरिन बच्चों से मिलने आती है। पहले अपनी मॉम को देखकर बच्चे खुश हुआ करते थे, पर अब चारों बच्चे उन्हें देखकर अपसेट थे। कॉरिन अपने बच्चों को समझाते हुए एक गुड न्यूज देती है, और ये गुड न्यूज क्या हो सकता है? क्या दोस्तों आपको पता है? क्रिस भी कहता है, क्या ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है? पर कॉरिन खुशी से ब्लश करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरे फादर मुझे प्यार करने लगे हैं और इसलिए आज रात को एक ग्रैंड पार्टी दी जाएगी और अगले दिन शायद अपने विल में मुझे शामिल भी करेंगे। ही इज गोइंग टू लीव मी एवरीथिंग। तभी क्रिस पूछता है, क्या आपको ट्विंस को देखकर भी तरस नहीं आती है? उनके फेस उतर गए हैं, आप प्लीज लौट आइए। इसी बीच कैथी बताती है, लगभग 1 वीक से ग्रैंडमा ने ठीक से खाना भी देना बंद कर दिया है। कॉरिन भी रोते हुए कहती है, मैं ये सब कुछ तुम लोग के लिए ही कर रही हूँ। यू ऑल आर हार्टलेस। जब तुम लोग मुझे प्यार से ट्रीट करोगे तब मैं दोबारा फिर से मिलने के लिए आऊंगी। ये कहकर कॉरिन बच्चों को छोड़कर चली जाती है। रात होते ही गेट के लॉक को चालाकी से खोलकर क्रिस और कैथी दोनों नीचे आते हैं, जहाँ पार्टी चल रही थी। दोनों अपने मॉम को देखकर शॉक्ड होते हैं, क्योंकि ये ग्रैंड पार्टी एक्चुअली कॉरिन की एंगेजमेंट पार्टी थी। कॉरिन की एंगेजमेंट मैल्कम के लॉयर से हो रही थी। कॉरिन और लॉयर दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये सब देखकर क्रिस और कैथी बहुत दुखी होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन कॉरी बहुत बीमार था, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। ग्रैंडमा कॉरिन और गार्ड के साथ कॉरी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, पर एक ही दिन बाद बच्चे को इन्फॉर्म किया जाता है कि कॉरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। निमोनिया होने के कारण उसकी डेथ हो गई है। अब तीनों बच्चे बहुत निराश होते हैं और फूट फूट कर रोते हैं, पर सच्चाई कुछ अलग होती है। कॉरी की
की डेथ निमोनिया से नहीं बल्कि पाउडर शुगर कुकीज खाने से हुई थी। और क्रिस को ये सच्चाई उस चूहे से पता चलता है जिस चूहे को कॉरी ने एक पिंजरे में बंद करके रखा था और उसके साथ खेलता था। पर कॉरी की डेथ के बाद उस चूहे की भी डेथ हो गई थी पाउडर शुगर कुकीज खाने के कारण। ये सब देखकर क्रिस का दिमाग अब काम नहीं करता है। वो फिर से छुपते छुपाते कोरिन के रूम के पास जाते ही कोरिन और लॉयर को एक रोमांटिक मूड में देखता है और उसे एक बड़ा न्यूज भी पता चलता है। ये बड़ा न्यूज क्या था हम आगे जान पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि कोरिन कुकीज पर पाउडर शुगर डालकर पिकनिक बास्केट को बच्चे के रूम में भेजती है। शायद उसे पता नहीं होता है कि ये पाउडर शुगर नहीं बल्कि रैट किलिंग पॉइजन था और ये सब ग्रैंड माँ का प्लानिंग होता है। आगे ग्रैंड माँ बच्चों के रूम में एंटर करती है पर सभी बच्चे छिपे हुए होते हैं और मौका मिलते ही क्रिस गुस्से से एक काठ के टुकड़े से ग्रैंड माँ के ऊपर वार करता है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है। आगे तीनों बच्चे ग्रैंडफादर के रूम में जाकर ग्रैंडफादर को ये बताना चाहते हैं कि हमें रिच नहीं बनना है, हम जैसे थे वैसे ही खुश थे, हमें अपनी मॉम के साथ अपनी आगे की लाइफ हैप्पीली स्पेंड करनी है। पर बच्चे ग्रैंडफादर के रूम में जाकर देखते हैं कि ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। तीनों बच्चे और भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड में प्रिंट किया हुआ होता है कि 23 नवंबर को उसकी मॉम और लॉयर की मैरिज है। पर कोइंसिडेंटली आज ही 23 नवंबर थी। कार्ड को लेकर तीनों बच्चे मैरिज हॉल में जाते हैं। कोरिन अपने बच्चे को देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने बच्चे को ही रिफ्यूज करती है। एक्चुअली इतने दिनों से कोरिन अपने बच्चों से ही झूठ बोल रही थी पर सच्चाई क्या कभी छिप सकती है। लॉयर यानी कि कोरिन के वुड बी हस्बैंड भी शॉक्ड हो जाते हैं। आगे कैथी बताती है आपने तो कॉरी को मारा है और ये चूहा उसका प्रूफ है। चूहा भी उसी पाउडर शुगर कुकीज से मारा गया है। जैसे आप कॉरी को मारे हैं वैसे आप हमें भी मारना चाहती थी। पर कोरिन इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तभी कैथी शुगर पाउडर कुकीज अपनी मॉम को जबरदस्ती खिलाती है। कोरिन आगे बढ़ते हुए बालकनी में चली जाती है और वहाँ से नीचे गिर जाती है। बच्चे अपने मॉम से ही रिवेंज लेते हैं। क्रिस, कैथी और कैरी पूरे धन दौलत छोड़कर अपने आगे की लाइफ शांति से जीने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर ग्रैंड माँ उन तीनों बच्चों को जाते हुए देखती है पर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती है। आगे हम देखते हैं कि कैथी एक परफेक्ट डांसर बनती है, क्रिस एक डॉक्टर और दोनों मिलकर कैरी की अच्छे से देखभाल करते हैं और तीनों एक साथ अपनी आगे की लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हैं। मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।